आज हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो शायद सीधा लगे, उपभोक्ता संरक्षण कानून। पर क्या होता है जब आप मान लीजिए अपने छोटे बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हैं? हाँ, ये एक आम सवाल है। जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है, वो नया लैपटॉप ले रहा है, या कोई छोटा कैफे वाला एक कॉफी मशीन खरीद रहा है। क्या वो भी उतना ही उपभोक्ता है जितना कोई अपने घर के लिए टीवी खरीदने वाला? बिल्कुल, यहीं पर ये B2B और B2C वाला फर्क जो है ना, वो थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास भारतीय उपभोक्ता कानून और एक बहुत महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस से जुड़े कुछ स्रोत हैं। जी। हम देखेंगे कि भाई कानून क्या कहता है, अदालतें इसे कैसे देखती हैं, और सबसे जरूरी इसका उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो अपना काम खुद करते हैं या छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं। तो सवाल ये है, आप कब ग्राहक हैं और कब नहीं? इस सवाल की तह तक चलते हैं। मुख्य दुविधा तो यही है, जैसा हमने कहा, जब कोई व्यक्ति जो अपना व्यवसाय चला रहा है, उस व्यवसाय के लिए कोई सामान खरीदता है या सेवा लेता है, क्या वो उपभोक्ता है? कानून में एक बड़ा पेच है वाणिज्यिक उद्देश्य, या जिसे कहते हैं कमर्शियल पर्पस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर ऐसी खरीदारी उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर होती है, लेकिन फिर एक और मोड़ आता है, एक अपवाद। बिल्कुल, एक एक्सेप्शन है। अगर उस चीज का इस्तेमाल स्वरोजगार द्वारा आजीविका कमाने, यानी अर्निंग लाइवलीहुड बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हो रहा हो, तो शायद आप फिर से उपभोक्ता बन जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे खोल कर समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, चाहे वो 1986 का पुराना वाला हो या अब 2019 का नया, इसका जो मूल मकसद था वो आम उपभोक्ता को सुरक्षा देना था। अच्छा। मतलब उन स्थितियों में जहां एक तरफ एक व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी, और वो शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है। हाँ, सही बात है। इसीलिए सिद्धांत ये है कि ये कानून मुख्य रूप से B2C विवादों के लिए है, B2B के लिए नहीं। मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाले मामले इसमें नहीं आते। आमतौर पर नहीं। कानून की भाषा में अगर हम देखें तो उपभोक्ता की परिभाषा में साफ तौर पर उन चीजों या सेवाओं को बाहर रखा गया है जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ली गई हों। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब क्या है। मोटे तौर पर ये ऐसी गतिविधियां हैं जहां बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना लक्ष्य है। जैसे कोई फैक्ट्री? हाँ, सोचिए, एक फैक्ट्री जो कच्चा माल खरीद रही है, या एक रिटेलर जो थोक में सामान ले रहा है बेचने के लिए। कानून ये मानकर चलता है कि ऐसे सौदों में दोनों पार्टियां कारोबारी हैं, उनकी मोल भाव की ताकत लगभग बराबर है, और उनके झगड़ों के लिए दूसरे कानून हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह। ठीक है, ये तो हुई सिद्धांत की बात, लेकिन असल जिंदगी में ये रेखा कहाँ खींची जाए? वो छोटा कारोबारी जो अपने बिजनेस के लिए कुछ खरीद रहा है, वो कहाँ खड़ा है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा ग्रे हो जाता है। और यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, खासकर जब हम अदालती मामलों को देखते हैं। बिल्कुल, कोर्ट्स ने इस पर काफी विचार किया है। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण मामला है श्रीकांत जी, मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक का। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया और इस मुद्दे पर काफी रोशनी डाली इसने। जी, ये लैंडमार्क केस माना जाता है इस विषय पर। संक्षेप में मामला ये था, श्रीकांत मंत्री एक स्टॉक ब्रोकर थे। उन्होंने अपने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के लिए पंजाब नेशनल बैंक से एक ओवरड्राफ्ट सुविधा, मतलब एक तरह का लोन लिया था। बिजनेस लोन। हाँ, बैंक के साथ उनका कुछ विवाद हुआ और वो पहुंच गए उपभोक्ता मंच। उनका तर्क था कि हाँ, ये सुविधा बिजनेस के लिए थी, पर वो इस बिजनेस से ही तो अपने आजीविका कमाते थे, स्वरोजगार के जरिए। इसलिए उन्हें उपभोक्ता माना जाना चाहिए। हाँ, और ये तर्क उपभोक्ता कानून के उसी अपवाद पर टिका था जिसकी हमने अभी बात की। अच्छा, उस एक्सेप्शन पर? जी। मंत्री का कहना था कि भाई, आजकल बैंकिंग सेवाएं तो किसी भी छोटे मोटे धंधे या पेशे के लिए जरूरी हैं, एक तरह से जीवन रेखा जैसी। उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस से मुनाफा कमाना उन्हें उपभोक्ता होने से नहीं रोकता, क्योंकि आजीविका कमाने का मतलब ही यही है कि आप कुछ कमाएं। सही। दूसरी तरफ बैंक का तर्क था कि भाई, ये मामला साफ तौर पे B2B लेन देन का है। एक स्टॉक ब्रोकर जो वित्तीय बाजार में ऑपरेट कर रहा है और बैंक के बीच का एक व्यावसायिक संबंध है। प्योर बिजनेस। हाँ, बैंक ने ये भी कहा कि उपभोक्ता मंच ऐसे जटिल वाणिज्यिक झगड़ों के लिए नहीं बने। उनका मकसद है आम उपभोक्ताओं के छोटे मोटे केस जल्दी निपटाना। अगर ऐसे बड़े बिजनेस वाले मामले आने लगे तो सिस्टम पर बोझ बढ़ जाएगा, आम आदमी के केस पीछे रह जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है। और शुरू में जो उपभोक्ता आयोग था, नेशनल कमीशन, उसने बैंक की बात मानी और कहा कि मंत्री जी उपभोक्ता नहीं है इस मामले में। अच्छा,
तो शुरुआती फैसला बैंक के हक में गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जी। अब यहाँ ये सवाल उठा कि कानून का वो हिस्सा धारा 2(1)(d जो उपभोक्ता को परिभाषित करता है और ये वाणिज्यिक उद्देश्य और स्वरोजगार द्वारा आजीविका की बात करता है, उसका सही मतलब क्या है? इंटरप्रिटेशन का सवाल था। बिल्कुल। और इससे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मौजूदा कानून को नहीं देखा, बल्कि ये भी देखा कि ये कानून समय के साथ कैसे बदला। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि संसद का इरादा क्या था, वो क्या हासिल करना चाहते थे। अच्छा, कानून का इतिहास देखा गया। हाँ, देखिए, कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं होता, वो समाज और अर्थव्यवस्था के साथ विकसित होता है। सही। तो शुरू में 1986 के कानून में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदे गए माल, गुड्स को तो बाहर रखा गया था, पर सेवाओं के लिए ये बात उतनी साफ नहीं थी। सिर्फ गुड्स के लिए था पहले। हाँ, फिर 1993 में एक बदलाव आया, जिसने माल के लिए एक स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन जोड़ा। इस स्पष्टीकरण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए स्वरोजगार के तहत कोई माल खरीदता है, तो उसे वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं माना जाएगा। ये एक तरह से अपवाद के अंदर अपवाद था। अच्छा, तो 1993 में ये स्वरोजगार वाला पॉइंट आया माल के लिए। जी। और फिर आया 2002 का संशोधन, जो बहुत महत्वपूर्ण था। इसने दो बड़ी बातें की। पहली, इसने सेवाओं को भी माल के बराबर ला दिया, यानी अब वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ली गई सेवाएं भी उपभोक्ता कानून से बाहर हो गई। ओके, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर हो गए। हाँ, और दूसरी, और ये सबसे अहम है, इसने उस स्पष्टीकरण को बदला और माल और सेवाएं दोनों पर लागू किया, और इसमें एक शब्द जोड़ा गया, विशेष रूप से, एक्सक्लूसिवली। हाँ, अब कानून कहता है कि वाणिज्यिक उद्देश्य में वो उपयोग शामिल नहीं है जहां कोई व्यक्ति सामान या सेवा का इस्तेमाल विशेष रूप से, एक्सक्लूसिवली, स्वरोजगार द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए करता है। विशेष रूप से, ये शब्द तो छोटा सा है, पर लगता है इसका वजन बहुत है। बहुत ज्यादा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इन बदलावों से साफ पता चलता है कि संसद ने धीरे धीरे इस परिभाषा को और सख्त किया है, उसको सीमित किया है। अच्छा, मतलब दायरा कम किया है। हाँ, इरादा यह था कि उपभोक्ता कानून का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिले जो या तो निजी इस्तेमाल के लिए कुछ खरीद रहे हैं, या फिर वाकई छोटे पैमाने पर सीधे तौर पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े कारोबारी लेन देन या मुनाफा बढ़ाने वाली गतिविधियों को इससे बाहर रखना था। ये विशेष रूप से शब्द इसी इरादे को पक्का करता है। ठीक है, तो इस कानूनी पृष्ठभूमि और विशेष रूप से शब्द के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकांत मंत्री के मामले में क्या नतीजा निकाला? क्या कोर्ट ने माना कि वो अपनी ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल विशेष रूप से आजीविका कमाने के लिए कर रहे थे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि श्रीकांत मंत्री एक स्थापित स्टॉक ब्रोकर थे। उनका बिजनेस पहले से चल रहा था, वो नए नहीं थे। उन्होंने ये ओवरड्राफ्ट सुविधा अपने मौजूदा बिजनेस को और बढ़ाने, उसका मुनाफा बढ़ाने के लिए ली थी, न कि महज गुजारा चलाने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए। अच्छा, मतलब स्केल बढ़ाने के हाँ, लिए। कोर्ट ने माना कि ये उपयोग विशेष रूप से आजीविका कमाने के दायरे में नहीं आता। ये एक स्थापित बिजनेस को और बढ़ाने की गतिविधि थी, जो कि एक वाणिज्यिक गतिविधि है। ओके। इसलिए कोर्ट का निष्कर्ष था कि बैंक और मंत्री के बीच का संबंध विशुद्ध रूप से बिजनेस टू बिजनेस था। मंत्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता आयोग के फैसले को सही ठहराया। तो इन सब का क्या मतलब है फिर? मतलब ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसलिए कि आप स्वरोजगार करते हैं और अपने काम के लिए कुछ खरीदते हैं, आप अपने आप उपभोक्ता नहीं बन जाते। एक लाइन है कहीं पर। बिल्कुल, एक सीमा रेखा है, और इस मामले और कानून से जो सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं, उन्हें हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहला, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदी गई चीजें या सेवाएं आमतौर पर बाहर हैं। ठीक है। दूसरा, एक अपवाद है अगर उपयोग विशेष रूप से स्वरोजगार से आजीविका कमाने के लिए है, वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, और ये सबसे प्रैक्टिकल चीज है शायद, कोर्ट ने एक तरीका बताया है ये तय करने का, जिसे कहते हैं प्रमुख उद्देश्य परीक्षण, डोमिनेंट पर्पस टेस्ट। डोमिनेंट पर्पस टेस्ट। हाँ, इसका मतलब है कि हर मामले में ये देखना होगा कि उस लेन देन के पीछे मुख्य इरादा क्या था। क्या मुख्य मकसद निजी जरूरत या छोटी मोटी आजीविका कमाना था, या फिर बड़े पैमाने पर बिजनेस करना, विस्तार करना या मुनाफा बढ़ाना था। ये हर केस के तथ्यों और सबूतों पर निर्भर करेगा, केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये प्रमुख उद्देश्य परीक्षण असल में कैसे काम करता है? मतलब कोई सिंपल उदाहरण। हाँ, सोचिए, एक व्यक्ति है जो टाइपिंग करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। वो एक टाइपराइटर या कंप्यूटर खरीदता है। यहाँ प्रमुख उद्देश्य साफ तौर पर स्वरोजगार से आजीविका कमाना है।
वो उपभोक्ता है। ठीक है। या कोई व्यक्ति टैक्सी चलाने के लिए कार खरीदता है, वो भी उपभोक्ता है क्योंकि वो खुद चलाकर कमा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जिसकी पहले से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसमें कई गाड़ियां हैं और वो अपनी फ्लीट बढ़ाने के लिए 5 और ट्रक खरीदता है, तो यहाँ प्रमुख उद्देश्य बिजनेस का विस्तार और मुनाफा बढ़ाना लगता है, न कि सिर्फ व्यक्तिगत आजीविका। वो शायद उपभोक्ता ना माना जाए। अच्छा। या जैसे मंत्री के केस में था, एक स्थापित स्टॉक ब्रोकर अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, ज्यादा ट्रेड करने के लिए ओवरड्राफ्ट ले रहा है, वो वाणिज्यिक उद्देश्य माना गया। इसे थोड़ा और व्यवहारिक स्तर पर लाते हैं। उन श्रोताओं के लिए इसका क्या मतलब है जो आज फ्रीलांसर हैं, गिग वर्कर हैं या छोटा मोटा ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं? मान लीजिए एक फ्रीलांस वेब डेवलपर है जो अपने काम के लिए एक हाई एंड लैपटॉप खरीदता है। क्या वो उपभोक्ता है? ये बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल है आजकल के हिसाब से। प्रमुख उद्देश्य परीक्षण के हिसाब से देखें तो अगर वो लैपटॉप उसका मुख्य वर्किंग टूल है जिससे वो सीधे कोडिंग करके वेबसाइट बनाकर अपनी आजीविका कमा रहा है, तो ज्यादा संभावना है कि उसे उपभोक्ता माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि लैपटॉप का उपयोग विशेष रूप से उसकी आजीविका कमाने से जुड़ा है। वो सीधे अपने स्किल से कमा रहा है। लेकिन अगर वही वेब डेवलपर अपनी एक छोटी एजेंसी खोल लेता है, 2-3 और डेवलपर्स को काम पर रखता है और फिर उनके लिए 5 और लैपटॉप्स खरीदता है। हाँ, अब देखिए स्थिति बदल सकती है। यहाँ उद्देश्य सिर्फ अपनी व्यक्तिगत आजीविका कमाना नहीं रह गया है। अब ये बिजनेस का विस्तार है, कर्मचारियों के लिए संसाधन जुटाना है, बड़े पैमाने पर काम करके मुनाफा कमाना है। यहाँ प्रमुख उद्देश्य शायद वाणिज्यिक माना जाएगा और उन 5 लैपटॉप्स की खरीद B2B लेन देन हो सकती है और वो डेवलपर या उसकी एजेंसी उन लैपटॉप्स के संबंध में उपभोक्ता ना माना जाए। तो मतलब स्केल और इंटेंट, यानी किस नियत से और कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पैमाना स्केल और इरादा इंटेंट। ये तो हुई खरीदने वाले की बात। जो बिजनेस सामान या सेवाएं बेच रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें ये पता करना चाहिए कि ग्राहक किस लिए खरीद रहा है? ये उनके लिए कैसे जरूरी है? उनके लिए भी ये समझना जरूरी है। बिल्कुल, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को बेच रहे हैं जो साफ तौर पर अपने निजी इस्तेमाल या सीधे स्वरोजगार से आजीविका के लिए खरीद रहा है, जैसे कोई घर के लिए फ्रिज खरीद रहा है या कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला व्हाइट बोर्ड खरीद रहा है, तो वो ग्राहक उपभोक्ता है और उसे कानून के तहत संरक्षण मिलेगा। अगर प्रोडक्ट या सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो वो ग्राहक उपभोक्ता मंच जा सकता है। बेचने वाले को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर ग्राहक एक रजिस्टर्ड कंपनी है या बड़ी मात्रा में खरीद रहा है या ऐसी सेवा ले रहा है जो स्पष्ट रूप से बड़े वाणिज्यिक संचालन के लिए है, जैसे फैक्ट्री के लिए कोई बड़ी मशीनरी या रिटेल बिजनेस के लिए बेचने के लिए स्टॉक, तो बेचने वाला बिजनेस ये तर्क दे सकता है कि ये B2B सौदा है और उपभोक्ता कानून यहाँ लागू नहीं होता। अच्छा। यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि सौदे की कीमत या रकम अपने आप में निर्णायक नहीं है। हाँ, मतलब महंगा है तो B2B, सस्ता है तो B2C, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत महंगी चीज भी निजी इस्तेमाल या सिर्फ आजीविका के लिए खरीदी जा सकती है, जैसे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर बहुत महंगा कैमरा ले, और एक सस्ती चीज भी बड़े वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदी जा सकती है, जैसे कोई कंपनी ऑफिस के लिए 1000 पेन खरीदे। मुख्य बात उद्देश्य है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है कि क्या व्यवसायों को बिक्री करते समय ग्राहक के उद्देश्य के बारे में थोड़ी स्पष्टता रखने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इनवॉइस में या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखना जिससे बाद में विवाद होने पर स्थिति साफ हो सके। ये सोचने वाली बात है। डॉक्यूमेंटेशन का रोल हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? 4-5 मेन पॉइंट्स अगर बताने हो। मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, उद्देश्य ही राजा है। सबसे पहले ये देखिए कि खरीदने का मुख्य इरादा क्या है। निजी जरूरत या छोटी मोटी आजीविका तो शायद उपभोक्ता, या फिर बड़ा बिजनेस, मुनाफा विस्तार तो शायद नहीं। दूसरा, विशेष रूप से शब्द पर ध्यान दें। आजीविका वाला अपवाद तब लागू होता है जब उपयोग खास तौर पर उसी मकसद के लिए हो। इसमें सीधे व्यक्तिगत प्रयास से कमाई शामिल है, न कि दूसरों को लगाकर बड़े पैमाने पर काम करना। एक्सक्लूसिवली। तीसरा, B2B आमतौर पर बाहर, बिजनेस टू बिजनेस लेन देन उपभोक्ता कानून के दायरे से सामान्यतः बाहर हैं, उनके लिए अलग रास्ते हैं। और चौथा, मामला दर मामला, कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है।
हर केस को उसके अपने तथ्यों और सबूतों के आधार पर देखा जाएगा, प्रमुख उद्देश्य परीक्षण का इस्तेमाल करते हुए। बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी कोशिश B2B बनाम B2C के इस जरूरी लेकिन कुछ हद तक उलझे हुए पहलू को समझने की उपभोक्ता कानून के संदर्भ में। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को, खासकर जो स्वरोजगार में हैं या छोटा व्यवसाय चलाते हैं, इससे अपने अधिकारों और कानून की बारीकियों को समझने में कुछ मदद मिली होगी। जी, ये जानना जरूरी है कि आप कब उपभोक्ता के तौर पर सुरक्षा पा सकते हैं और कब नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो आज के माहौल से बहुत जुड़ा हुआ है। हम ये गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम का जबरदस्त उभार देख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। ऐसे में अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। एक ही लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन घर के काम और ऑफिस के काम दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सही बात है। अब सोचिए, भविष्य में अदालतें विशेष रूप से स्वरोजगार द्वारा आजीविका कमाने वाले इस वाक्यांश की व्याख्या इन नए हालातों में कैसे करेंगी, जब पर्सनल और प्रोफेशनल यूज इतना मिक्स हो रहा है? क्या परिभाषाएं बदलेंगी या और लचीली होंगी या और सख्त होंगी? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले समय में और बहस और शायद नए केस देखने को मिल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।